1990s के बाद जो ऑनलाइन गेम्स या वीडियो गेम्स थे वो धीरे धीरे आने शुरू हुए। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम हुआ करते थे वो या तो वीडियो गेम्स हुआ करते थे या फिर मोबाइल गेम्स हुआ करते थे, और मोबाइल गेम्स से काफ़ी इन्फेंसी स्टेज में थे, एटलीस्ट भारत में। तो समाज में धीरे धीरे जो मोबाइल गेम्स आए तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरी नज़रों से देखा जाने लगा था। हमें ये तक सुनने को मिलता था कि ये तो बच्चों का समय बर्बाद करता है, ज़्यादा देखोगे तो चश्मा लग जाएगा, दिमाग ख़राब कर देता है, इसमें कोई भविष्य नहीं है, इससे बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर लो, जीवन में सक्सेसफुल हो जाओगे। और दोस्तों ये वही समाज है जो फिजिकल जो खेल होते थे उनको भी ये वही बोलता था, जो कि एक ऑनलाइन गेम्स होते थे उनको या फिर वीडियो गेम्स होते थे उनको बोलते थे। और उन दोनों अगर फ़ोन पर अब गेम खेलते दिख गए तो गजब की डांट पड़ती थी, और कभी कभी तो मार भी गजब की पड़ जाती थी। घर में एक फ़ोन होता था और अगर 2 बच्चे हैं तो लड़ाई होनी तय है, भाई बहुत खेले तो नहीं अब मुझे दे। और दोस्तों इस चक्कर में घर वाले दोनों बच्चों को पीट देते थे। और वीडियो गेम्स को हमेशा समाज ने बुरी नज़रों से देखा, काफ़ी नेगेटिव सा इतिहास रहा है शुरू में देखें तो। और माता पिता ने उसे काफ़ी ज़्यादा नापसंद भी किया, वो उन्हें बेसलेस और सेंसलेस लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, हम सारे एक्सपीरियंस वाले ह्यूमन बींग्स हैं, हमें जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसके आधार पर हमारे जो वर्ल्ड व्यू बनता है और उस वर्ल्ड व्यू के आधार पर हमारे सारे निर्णय होते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था कि भाई एक गेम खेल करके, जो कि उनके समय अगर ऐसा हुआ होता तो वो मान भी जाते हैं कि भाई गेम खेल के हम पैसे कमा सकते हैं। मगर दोस्तों आज का जो समाज है बिल्कुल अलग है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, आज दोस्तों ऑनलाइन जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो भारत में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में। 2023 में दोस्तों इंडस्ट्री की वैल्यूएशन लगभग $3.1 बिलियन थी और 2028 तक प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ये $7.5 बिलियन तक बढ़ जाएगा, यानी 20% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ। भारत में लगभग 45.5 करोड़ जो गेमर्स हैं वो आज हमारे पास मौजूद हैं, जो कि बढ़कर 49 जो करोड़ है उस तक हो जाएंगे 2025 तक, ये प्रेडिक्ट किया गया है। और दोस्तों इनमें जो 9 करोड़ गेमर्स हैं वो प्रोफेशनल है और उनको रेगुलर पे किया जाता है। और आज भारत में 22 ई स्पोर्ट्स टीम्स हैं। मगर दोस्तों इस ई स्पोर्ट्स के साथ एक गैम्बलिंग इंडस्ट्री भी हमारे पास जुड़ चुकी है, जो कि एक मोटा प्रॉफिट छाप रही है। और दोस्तों ये जो गैम्बलिंग ऐप्स होते हैं दोस्तों इनको ई स्पोर्ट्स में नहीं जोड़ा जा सकता, बिकॉज ये एक लूप होल पर खेल रहे हैं। एक वो लूप होल ये है कि उनका मानना है कि जो क्रिकेट पर बैटिंग ऐप्स होती हैं, गेम्स पर जो बैटिंग ऐप्स होती हैं वो गेम ऑफ स्किल है, ऐसा उन्होंने प्रूव किया कोर्ट में। इसीलिए उनको कोर्ट से रिबेट मिल गए कि भाई आप ये जो गेम्स है वो चला सकते हो। और दोस्तों कॉमन सेंस वाली बात है, सबको पता है कि ये प्योरली बेस्ड ऑन लक है, और लक जो होता है वो गैम्बलिंग में आता है। कंपनी चाहे इसको जितना ही नॉर्मलाइज कर ले, मगर दोस्तों गैम्बलिंग तो गैम्बलिंग ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों उसमें फाइनेंशियल लॉस जो है काफ़ी हाई लेवल पर है। इसके कारण मेंटल स्ट्रेसेस वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर है। और दोस्तों सुसाइड के रेट्स भी इस पर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और दोस्तों सैड पार्ट ये है कि जो ऑनलाइन जो गैम्बलिंग इंडस्ट्री है वो लगभग $2 बिलियन, जो कि काफ़ी मोटा नंबर हो जाता है किसी इंडस्ट्री के लिए, वो कवर करता है। और दोस्तों आज की वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे और आपको बताएंगे ये ऑनलाइन गेम्स होते क्या हैं और इनका भारत में शुरू कहाँ से। भारत में वीडियो गेम की शुरुआत होती है लगभग 1980s और 1990 से, जब दिल्ली के लाजपत राय मार्केट में, पालिका बाजार में और नेहरू प्लेस में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स लगा करते थे। और उस समय लाजपत मार्केट में दोस्तों समुराई गेम्स, सेगा हैंडहेल्ड गेम्स, अटारी 2600 और लारा टीवी गेम्स जैसे बहुत सारे वीडियो गेम्स आया करते थे। और ये जो सारे वीडियो गेम्स थे वो अलग अलग जगह से इंपोर्ट करके आते थे, जैसे कि हांगकॉन्ग, बैंकॉक, दुबई। ये जो मार्केट्स है ना वो काफ़ी इनफॉर्मल मार्केट्स हुआ करते थे। इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो कंपनीज को नहीं मिलता था, ये एक सेकंड हैंड मार्केट भी कह सकते हो। अब जो मार्केट में डिमांड थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, और दोस्तों जो इंपोर्टर्स थे वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। और जो डिमांड थी वीडियो गेम की इतनी ज़्यादा हाई थी कि बहुत सारे ट्रेडर्स ने लाजपत राय में ही इन गेम्स के क्लोन्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि निंटेंडो जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं उनके क्लोन्स जो कि 8 बिट पर बेस्ड थे। समुराई गेम की जो कंसोल्स आते थे उनके दोस्तों 8 बिट जो गेम कंसोल्स हैं उनके जो क्लोन से धीरे धीरे बनाने लगे। दोस्तों ट्रेडर्स अपनी दुकान में ही जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते थे उनको असेंबल करती थी, और इनके जो इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड्स होते थे और जो चिप्स होती थी और कार्ट्रिजेस होती थी जिसको हम कैसेट बोलते हैं, जो कि 99in1 वाले पे लिया करते थे, उसको चाइना से इंपोर्ट करवाते थे, जो कि प्री बिल्ड होता था। वहीं लोकली सारा पैकेजिंग और असेंबलिंग करके लोगों को बेचा जाता था, और इस तरह जो गेम्स की दोस्तों वीडियो गेम्स की क्वांटिटी बढ़ाई गई। दोस्तों पालिका बाजार में भी जो सेम ट्रेंड है वो हमें देखने को मिला। दोस्तों नेहरू प्लेस अपने कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क्स के लिए जाना जाता था। उन दिनों जो गेम्स हुआ और सारे माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स होते थे उनको पायरेट करके डाला जाता, जिससे जो दुकान वाला था, जो सेलर था, वो 200 से 300 रुपये कमा लेते थे आराम से। और दोस्तों लाजपत नगर से धीरे धीरे जो NES गेम्स के जो क्लोन्स होते थे उनको दिल्ली से बाहर निकाल कर जगह जगह एक्सपोर्ट किया गया। और नॉर्थ में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था ये जो क्लोन्स थे। इनमें कई गेम्स आते थे जैसे कि टेट्रिस, सुपर मारियो ब्रोस, कॉन्ट्रा और काउंटर स्ट्राइक। और दोस्तों इस समय तक ना जो NEC क्लोन्स हुआ करते थे और जो DVD वाले गेम्स हुआ करते थे उनका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला हुआ करता था, क्योंकि DVD ड्राइवर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे उन दिनों। दोस्तों अब आते हैं साल 2000, जिसमें मोबाइल फ़ोन वाले जो गेम्स होते हैं ना उनका इंट्रोडक्शन होता है इंडियन मार्केट में। अब दोस्तों जो TV बेस्ड वीडियो गेम्स होते थे उससे शिफ्ट होकर के लोग मोबाइल गेम्स पर आ चुके थे। उस समय मोबाइल गेम्स भी काफ़ी नए नए थे और लोगों के पास उतने पैसे भी नहीं
होता था कि मोबाइल फ़ोन लिया जा सके, मगर वीडियो गेम से धीरे धीरे लोग ये शिफ्ट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अब लोगों ने दोस्तों धीरे धीरे बाजार जाना कम कर दिया था इन गेम्स को लेने के लिए, और पॉपुलैरिटी के डिक्रीज़ का कारण भी बन जाता है। उन दिनों ऑब्वियसली कीपैड फ़ोन्स आते थे, तो उसमें जो फेमस गेम्स हुआ करते थे जैसे कि बाउंस, स्नेक एक्जीनिया, क्रिकेट, गोल्ड रश, पैकमैन, टेट्रिस और बहुत सारे दोस्तों गेम्स हुआ करते थे जो अनगिनत गेम्स थे। जैसे जैसे फ़ोन में डेवलपमेंट्स हो रहे थे, धीरे धीरे जो गेम्स हैं वो भी अलग अलग तरह के आने लगे, जैसे जावा बेस्ड गेम्स जैसे कि स्पेस इन्वेडर्स, माइन स्वीपर्स, एसफाल्ट, प्रिंस ऑफ पर्सिया, एंशिएंट एम्पायर 2 और जैसे कई गेम्स चलते थे घर घर में। उन समय कंसोल लेना काफ़ी महंगा हुआ करता था, जैसे कि PS2, PS3। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन हुआ करता था बच्चों के पास वो था दोस्तों गेम पार्लर में जाना और साइबर कैफेज में जाकर गेम खेलना। दोस्तों इन साइबर कैफेज का पॉपुलैरिटी इतनी थी कि इसमें सबसे बच्चे इसमें पैसे जमा कर करके गेम खेलने जाया करते थे। दोस्तों इसमें पॉपुलर गेम्स हुआ करते थे स्मैकडाउन, बेन 10, मॉर्टल कॉम्बैट, GTA, नीड फॉर स्पीड और दोस्तों बहुत सारे जो गेम्स होते थे वो। और इसकी जो फीस होती थी वो 5 से 10 रुपये होती थी पर घंटे के लिए। दोस्तों मैं अपना बताऊँ, मैं 15 रुपये पर घंटे में ये जो गेम पार्लर में गेम खेल के आया हूँ। 2006 में लगभग 1 लाख ऐसे साइबर कैफेज थे पूरे भारत में, और 2008 तक आते आते ये 1,80,000 साइबर कैफेज थे जो रिपोर्ट किए गए। मगर धीरे धीरे दोस्तों 2010 के पास और हमें मार्केट ट्रेंड देखने को मिलता है जो शिफ्ट हो रहा था स्मार्टफोन का आना। जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते थे उनमें हम सबवे सर्फर, क्लैश ऑफ क्लैंस, मिनी मिलिशिया, टेम्पल रन और कैंडी क्रश, एंग्री बर्ड जैसे बहुत सारे जो छोटे छोटे गेम होकर के वो खेलते थे। और दोस्तों बहुत सारे गेम्स थे जैसे इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के कई गेम हुआ करते थे जो कि एक एंड्रॉयड फ़ोन में चला करते थे। स्मार्टफोन वाले मूव ने जो गेम पार्लर्स होते थे उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा कम कर दी। अब लोगों के पास हाथों हाथ फ़ोन थे और वो कभी भी गेम खेल सकते थे और क्विक डोपामिन ले सकते थे। और दोस्तों ये जो मोबाइल गेम्स होते थे ना वो Tier 1 और Tier 2 में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, मगर Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में अभी भी जो साइबर कैफेज थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे और उनमें CSGO, Dota 2, GTA, FIFA और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे दोस्तों गेम्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे उस समय भी। दोस्तों अब साल आता है 2016 और ये काफ़ी प्रोमिनेंट साल होता है क्योंकि ये जो साल बनता है दोस्तों वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री में जो स्मार्टफोन का जो यूज़र बेस है वो 300 मिलियन यानी 30 करोड़ तक पहुंच जाता है। इसी साल जियो ने अपना जो 4G सिम है वो लॉन्च किया होता है, जिसमें 6 महीनों के मुफ्त इंटरनेट के प्लान्स थे। 30 करोड़ लोगों के पास ओप्पो, वीवो और लेनोवो और Xiaomi जैसे स्मार्टफोन हुआ करते थे। Xiaomi का राज था ऑनलाइन में Xiaomi का प्रेजेंस, और पहली बार दोस्तों फ्लिपकार्ट Xiaomi के जो फोन सेल होते थे उनका क्रैश किया था जो कि अपने आप में पॉपुलैरिटी बताता था। और ऑफलाइन में दोस्तों ओप्पो, वीवो ने काफ़ी ज़्यादा अपना प्रमोशन किया था जिसके कारण उन्होंने उनकी प्रेजेंस बनाई थी। इसी साल UPI भी लॉन्च किया गया जो कि कंप्लीट इकोसिस्टम बना देता है ऑनलाइन गेम्स के लिए। फोन की बढ़ती पॉपुलैरिटी होने शुरू हो गए तो असली गेमिंग रिवोल्यूशन तो मैं कहता हूँ यहीं से शुरू होते हैं। अब सभी के पास मुफ्त इंटरनेट था 6 महीनों के लिए, और फिर उसे जियो ट्रिक्स खेल करके उसको 1 साल तक किया, फिर उसको 1 साल से 1.5 साल तक किया छोटे छोटे रिचार्ज प्लान के साथ। दोस्तों इसका प्रभाव ये हुआ कि क्लैश ऑफ क्लैंस, कैंडी क्रश, सबवे सर्फर्स, टेम्पल रन, पोकेमोन गो, लूडो किंग दोस्तों ऑल टाइम हाई जो डाउनलोड्स पर जा चुके थे और सभी ने 10 करोड़ के जो डाउनलोड मार्क है उसको पार कर लिया था। अब लोग धीरे धीरे इंटरनेट के आदी होते जा रहे थे। उसी समय टेक्नो गेमर, देसी गेमर्स, कैरीज लाइव, टोटल गेमिंग जैसे कई यूट्यूब चैनल्स भी एक्टिव थे और अपना धीरे धीरे कंटेंट डाल रहे थे। दोस्तों भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन 5% से लेकर 27% हो चुका था और बहुत लोग अब इंटरनेट पर एक्टिव हो चुके थे। इस समय तक पीसी गेमिंग को अपलिफ्टमेंट मिला ही नहीं था और दोस्तों अभी भी उसकी पीसी गेमिंग की हालत काफ़ी ख़राब भी है। मगर दोस्तों जिसके पास भी था वो बहुत जो हाई लेवल गेम्स है वो खेला करता था, जैसे GTA, असैसिन्स क्रीड, NFS और बहुत सारे गेम्स जो कि दोस्तों उस समय पॉपुलर हुआ करते थे। दोस्तों अब आता है साल 2017। भारत में गेमिंग इंडस्ट्री के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। भारत में आता है दोस्तों PUBG मोबाइल। दोस्तों PUBG जो गेम है उसे ब्रैंडन ग्रीन द्वारा बनाया गया था और इनकी दोस्तों जो आइडिया हुआ करती थी प्लेयर अननोन के नाम से हुआ करती थी, इसीलिए इस गेम का नाम ही पड़ गया प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड। और दोस्तों ये जो गेम आते ही तहलका मचा दिया भारत में। दोस्तों PUBG को ब्लू होल जो कि आज PUBG स्टूडियोज के नाम से जानी जाती है, दोस्तों एक साउथ कोरियन कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया पूरी दुनिया भर में। दोस्तों ये जो PUBG था ना वो एक एक्चुअली PC गेम था, मगर कंपनी इसे फ़ोनों पर लाना चाहती थी। भारत में जो क्राफ्टन है वो उसे टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप में लाता है जो कि एशिया की जो सारी चीज़ें वो संभालता है। टेंसेंट दोस्तों एक चाइनीज़ कंपनी है। दोस्तों ये जो गेम है ना वो एक बैटल रॉयल गेम है जिसमें 4 मैप्स हैं, इरेंगल, वीकेंडी, सैनहॉक और मीरामार के नाम से। और ये जो मैप्स हैं उनमें 100 लोग उतरते हैं और गन से लड़ाई करते हैं। इनमें 4-4 लोगों की टीम बनती है। दोस्तों आखिरी में जो बच जाती है वो टीम जीत जाती है और विनर विनर चिकन डिनर। 2020 तक इसके 17 करोड़ 50 लाख डाउनलोड्स पूरे हो चुके थे जो कि दोस्तों 3 साल में एक काफ़ी पॉपुलर गेम बना देता है इसे। इस गेम को चलाने के लिए आपको एक ठीक ठाक फ़ोन होना चाहिए, 3 GB की रैम ऑलमोस्ट और 16 GB की स्टोरेज। दोस्तों काफ़ी गेम उस समय काफ़ी हल्का हुआ करता था। और दोस्तों ये जो गेम है ना
वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा और लोगों ने घर घर में खेला है, घर घर में इसके कारण गालियाँ भी खाई हैं। इसके दोस्तों जो छोटे छोटे टूर्नामेंट्स भी और इवेंट्स भी इसमें होस्ट किए जाते थे और जो ई स्पोर्ट्स का जो कल्चर है दोस्तों वो यहाँ से हमें और जो शुरू होता है वो हमें दिखाई देता है। दोस्तों ये तो रही पबजी की बात जिसने आके पूरे इंडियन मार्केट में गेमिंग इंडस्ट्री को हिला डाला। और इसी के साथ दोस्तों जो टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ के लिए एक और गेम हमारे पास निकल के आ रहा था जिसका नाम था फ्री फायर। दोस्तों फ्री फायर गरीना नाम की कंपनी द्वारा बनाया गया था। दोस्तों फ्री फायर ने अपना वो काफ़ी स्मार्टली प्लेस किया। उन्होंने देखा कि पबजी जो है वो एक हायर एंड जो डिवाइसेस होते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और वहाँ से अच्छा पैसा छाप रहे हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो लो एंड डिवाइसेस होते हैं ना, जो कि बेसिक 1 GB रैम या 1.5 GB रैम वाले फोन्स होते थे, उनको टारगेट किया। जो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ के जो यूजर्स थे उनको टारगेट किया। ये वो जनता थी जो बेसिक गेम्स खेला करती थी, जो कि कैंडी क्रश, एंग्री बर्ड्स, लूडो वगैरह। दोस्तों ये भी पबजी की तरह बैटल रॉयल गेम था। इसने अपने और पबजी के बीच में एक काफ़ी बढ़िया डिफरेंस मेंटेन करके रखा। ये दोस्तों ये जो गेम धीरे धीरे पॉपुलर होता है, पबजी का अल्टरनेटिव निकल करके सामने आता है टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में और ज़्यादातर गाँवों में दोस्तों इसे खेला जाता था। और दोस्तों यहाँ पर लोगों में जो काफ़ी डिबेट हुआ करते थे उन दिनों कि भाई पबजी अच्छा है कि फ्री फायर, बच्चे इस पर काफ़ी ज़्यादा बहस किया करते थे। दोस्तों पबजी और जो फ्री फायर है वो दोनों फ्री टू प्ले गेम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हुआ करते थे गन्स में, नेम्स में। दोस्तों 2018 से पबजी बेस्ड जो गेमिंग चलते हैं उनका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा शुरू होता है। उस समय पर बहुत सारे क्रिएटर्स निकल के सामने आते हैं जैसे कि डायनामो गेमिंग, काउट ओपिक, क्रॉन्टन, टीम सोल से वाइपर, मॉर्टल और ओवेस, जॉनी, जोनाथन गेमिंग के नाम से जाते हैं, टेक्नो गेमर्स, कैरेमिनाटी, रॉन गेमिंग, नियो गेमिंग, रॉनी गेम्स और दोस्तों बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने अपने अपने जो चैनल्स हैं उन पर स्टैब्लिश किए। और जो अदर क्रिएटर्स हैं जो कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिर किसी भी अदर इंडस्ट्री से आते थे उन्होंने भी इस पर खेला, उन्होंने इस पबजी गेम को खेला। और दोस्तों कई सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको भी ये गेम्स खेलते हुए स्पॉट किया गया। और दोस्तों पबजी और फ्री फायर धीरे धीरे दोनों अपना अपना ट्रैक्शन पकड़ रहे थे। और दोस्तों जो फ्री फायर था उनमें सबसे बड़ा क्रिएटर जो निकल के आया वो था दोस्तों टोटल गेमिंग। और दोस्तों इन जो बैटल रॉयल गेम्स है ना उनके कारण जो ई स्पोर्ट्स का बीज तो बो दिया गया और जगह जगह टूर्नामेंट्स होने के कारण लोगों को एक ई स्पोर्ट्स जैसी कोई चीज़ भी होती है और जिसमें हमें ये काम करना चाहिए। दोस्तों 2020 तक आते आते हर व्यक्ति अब पबजी खेल रहा था और पबजी की ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण था कोरोना। लोगों के पास करने के लिए कुछ था नहीं तो एक बड़ा सर्च देखने को मिला पबजी जो गेम है उसको खेलने में। लॉकडाउन के पूरे 1-2 साल के बीच पबजी को 22 लाख जो एक्टिव यूजर्स हैं वो मिले एक गेम के लिए। ये दोस्तों काफी बड़ी बात हो जाती है उन दिनों। इसके साथ माइनक्राफ्ट, फोर्टनाइट, फ्री फायर, क्लैश ऑफ क्लैंस, वारक्राफ्ट, काउंटर स्ट्राइक जैसे जो गेम्स हैं पॉपुलर होते गए। 2019 में दोस्तों पबजी का जो लाइट वर्जन है वो भी लाया गया था, वो मगर उतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिला उसको। और दोस्तों धीरे धीरे लोगों के लिए गेम इतना एडिक्टिव होता गया कि केस फाइल होने लगे पबजी के खिलाफ। आए दिन दोस्तों समाचार में खबरें आती थी 15 साल के बच्चे को, अलवर राजस्थान का था, उसे एसाइलम ले जाया गया जो कि 7 दिनों के लिए ले जाया गया था। बच्चा 15 घंटे लगातार पबजी मोबाइल खेलता रहता था। उनके माता पिता का ये भी कहना था कि नींद में बड़बड़ाया करता था। पंजाब के एक बच्चे ने दोस्तों जो 17 साल का था उसने अपनी मम्मी के फ़ोन से 16 लाख रुपए के पबजी में इन ऐप परचेज कर लिया। दोस्तों दिल्ली में बच्चों ने 20 मोबाइल फ़ोन्स को दुकान से चुरा लिया ताकि सारे दोस्त पबजी खेल पाएँ। और एक बच्चे ने तो अपनी फेक किडनैपिंग तक करवा दी ताकि उस पैसे से फ़ोन लेकर गेम खेलें। और ऐसे ही कितने न कितने केस दर्ज हुए पबजी के खिलाफ। और दोस्तों ये जो बच्चे होते हैं ना जो एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं इन ऐप परचेज के नाम पर, उनको गेम में वेल्स कहा जाता है जो कि एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं, जो कि जो लोग पैसे खर्च बिल्कुल भी नहीं करते और जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं वो दोनों एवरेज आउट कर जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ एक्शन हमें देखने को मिले। सबसे पहले गुजरात गवर्नमेंट ने 2019 में पहला बैन लगाया, तमिलनाडु, गोवा गवर्नमेंट ने भी बैन लगाया। फिर 2020 में ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों प्ले स्टोर से और iOS स्टोर से बहुत सारे ऐप्स हैं उनको परमानेंटली रिमूव किया गया, जैसे कि यूसी ब्राउजर, शेयरिट, जेंडर, टिकटॉक, ES फाइल एक्सप्लोरर, ब्यूटी प्लस, B612, पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट। इस बैन के साथ टेंसेंट के द्वारा बनाए गए ऐप्स और उनका जो सारा ऑपरेशन था वो पूरा खत्म कर दिया गया। दोस्तों 2021 में क्राफ्टन ने गवर्नमेंट के जो लॉस और जो रेगुलेशन और कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए फिर से अपने इस गेम को रिलॉन्च किया गया और इस गेम का नाम बदल के बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया रख दिया गया। गेम्स को लेस वायलेंट दिखाने के लिए ब्लड शेड की जगह जो फर होते हैं ना वो निकालने का जो इफेक्ट है वो डाला गया। 2, 4, 6 घंटे लगातार खेलने के बाद कंपनी ने के गेम पर रिमाइंडर भी डाला जो कि एक रिस्पॉन्सिबल गेमिंग ऐप बन जाए और गेम में जो लॉबी में ही बिना मैच शुरू हुए बार बार रिमाइंडर्स डाले गए कि भाई एक सिमुलेशन है, कोई रियल वर्ल्ड गेम नहीं है। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डाटा सिक्योरिटी का कॉन्सर्न था उसे कंसिडर किया और फिर गेम को ब्लॉक कर दिया। दोस्तों जो क्राफ्टन के ऑफिशियल्स थे जो इंडिया को संभाल रहे थे वो फुल ऑन गवर्नमेंट के साथ बातचीत पर चले गए, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि आप जो गेम है वो किसी इंडियन पार्टनर के साथ बनाएं और उसमें बातचीत भी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी कि पबजी किसके साथ पार्टनरशिप करेगा। मगर क्राफ्टन ने अपनी चीज़ों पर अड़े रहे, जो डेटा सेंटर्स होते हैं या जो सर्वर्स होते हैं वो हम भारत में ही रखेंगे, भारत के गेम का। और दोस्तों ये जो गवर्नमेंट की स्ट्रिक्टनेस है उसके कारण हमारा जो डेटा है वो हमारे देश में ही है। दोस्तों क्राफ्टन ने ये भी आश्वासन दिया कि वो जो कई
स्टार्टअप्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट भी करेंगे और जो कई गेमिंग रिलेटेड इवेंट्स हैं या स्पोर्ट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और 2023 मई में बैन वापस से हटा दिया गया और इन सभी जो कंडीशंस हैं और टर्म्स हैं उन पर काम किया। और उस समय तक क्राफ्टन ने लगभग 140 मिलियन जो US डॉलर्स है उसमें 11 कंपनीज में लगा दिया था, जैसे कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज, नॉटविन गेमिंग, प्रतिलिपि और कुकू FM। 2023 में अक्टूबर में जो एक्सेप्शनल टीम्स थे उनको इनक्यूबेटर प्रोग्राम के तहत $2,50,000 की जो धनराशि वो दी गई और स्टार्टअप्स को 50,000 से $1,50,000 तक फंडिंग दी गई। तो इस समय तक PUBG मोबाइल और जो कि BGMI इंडिया में इंक्लूडेड है उनकी रेवेन्यू है वो 9 बिलियन टच कर चुकी है ग्लोबली। दोस्तों भारत में ई-स्पोर्ट्स का जन्म तो हो चुका था, मगर PUBG मोबाइल का जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते थे ना, जैसे कि PMIS, जैसे PUBG मोबाइल इंडिया सीरीज, PMCO, PMPS और BGMI की मास्टर सीरीज, BGMI की प्रो सीरीज, BGMI इंडिया सीरीज कारण काफी ज्यादा हमें ई स्पोर्ट्स की तरफ लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये जो रेगुलेशन थी ना, इनके कारण जो फ्री फायर है वो भी बैन हो चुका है। प्ले स्टोर पर 116 जो ऐप्स थी उन पर भी भारी पड़ी और वो सेकंड फेज में और हटा दिया गया। और गरीना कंपनी ने फ्री फायर मैक्स नाम से एक नया सेम गेम है वो निकाला और गवर्नमेंट के साथ कंप्लाई किया। दोस्तों अभी भी भारत में जो PC गेमिंग है और ये जो कंसोल गेमिंग है वो पॉपुलर नहीं है, ऑब्वियसली बिकॉज इसके जो यूजर्स उतने नहीं है क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग पावर काफी कम है। तो और ऊपर से इनके गेम्स भी काफी महंगे आते हैं, 3,000-4,000 के। और दोस्तों आज भारत में ना जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि मोस्ट डाउनलोडेड ऐप जो है वो है दोस्तों कैंडी क्रश और रॉब्लॉक्स और लूडो किंग। ये लगभग 1 बिलियन से भी पार जा चुके हैं इनके डाउनलोड्स। मगर जो टॉप ग्रॉसिंग जो गेमिंग है वो दोस्तों फ्री फायर मैक्स, BGMI और फिर विन मास्टर, कैंडी क्रश सागा और रॉब्लॉक्स और क्लैश ऑफ क्लैंस। दोस्तों इन पर बेसिकली जो लोग हैं इन पर काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। दोस्तों इन गेम्स आप माइनक्राफ्ट को भी ऐड कर सकते हो क्योंकि इसके भी यूजर काफी ज्यादा। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. तरह के गेम्स हैं जैसे कि शूटर गेम्स, फाइटिंग, स्टोरी, बैटल रॉयल, पजल गेम्स, स्पोर्ट, रोल प्लेइंग, सिमुलेशन और स्ट्रैटेजी गेम्स, कई तरह के जो कैटेगरीज के गेम आते हैं। और हर गेम में पैसा कमाने का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होता है और इन तरीकों को अलग अलग मिक्स करके भी बनाया जा सकता है, मिक्स एंड मैच भी किया जाता है अलग अलग गेम्स द्वारा। जिसमें सबसे पहला मॉडल है प्रीमियम मॉडल। तो जो प्रीमियम मॉडल है इस मॉडल में यूज़र अलग अलग स्टोर से गेम्स को खरीदते हैं, वन टाइम जो कॉस्ट है वो पे करते हैं उस गेम की और वो गेम आपका हो जाता है। और अब वो जो गेम है वो खेल सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। वो गेम आपका परमानेंट हो चुका है, आपकी ईमेल आईडी पर सेव हो चुका है। प्ले स्टोर, iOS स्टोर, स्टीम और प्ले स्टेशन स्टोर, Xbox लाइव, Amazon, एपिक और बहुत सारे दोस्तों स्टोर्स हैं उनमें जनरली जो गेम्स है वो पैसे देकर खरीदे जाते हैं। एक बार हम दोस्तों गेम को पैसे देकर उसके ओनर बन जाते हैं और उनमें और कोई अपडेट्स के लिए या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए पैसा देना नहीं होता है। दोस्तों ये जो मेथड है ना उसमें एक बड़ा पे वॉल होता है और इसके कारण जो इनका एंट्री बैरियर भी बन जाता है। और इस एंट्री बैरियर के कारण जो फ्री यूजर्स होते हैं ना, जो कि मैसिव पॉपुलेशन होती है, वो एंटर नहीं कर पाती है। और दोस्तों ये मॉडल ट्रिकी मॉडल है जिसमें आपको गेम पूरा यूनिक बनाना होता है या फिर की USP लोगों को एडवर्टाइज करनी होती है, हाइप क्रिएट करना होता है। इसलिए दोस्तों इस मॉडल का उपयोग एस्टैब्लिश्ड गेमिंग कंपनीज द्वारा यूज किया जाता है, जैसे कि गॉड ऑफ वॉर, साइबरपंक, GTA, COD, माइनक्राफ्ट। दोस्तों ऐसे गेम्स बन गए हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है और लोग इजीली इस पर पैसे खर्च करना पसंद करते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर मॉडल है प्रीमियम मॉडल। इस मॉडल में आप गेम्स को स्टोर से डाउनलोड करते हो और इंस्टेंट खेलना शुरू करते हो। मगर ये सबसे सक्सेसफुल मॉडल भी है क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री में अबाउट 79% जो मोबाइल गेम्स हैं वो इसी मॉडल पर चल रहे हैं। इस मॉडल में कंपनीज इन गेम परचेज रखती है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स आइटम्स, गन स्किन्स, ड्रेसेस, मास्क, व्हीकल स्किन, बैग स्किन और बैटल पासेस, लिमिटेड टाइम ऑफर बंडल्स, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आती हैं। यूजर्स इस पर पैसे खर्च करते हैं और इन सभी खरीदारी के लिए जो इन गेम करेंसी होती है उनका यूज़ किया जाता है, जो कि रियल मनी के एक्सचेंज में परचेज़ की जाती है। इन्हें परचेज़ में आप अलग अलग लेवल पर रैंक खरीद सकते हो और हर बार जो एड फ्री एक्सपीरियंस है वो तो हमें देखने को मिलता ही है। हर गेम में एक वेल होता है, जिसको मैंने दोस्तों पहले बताया आपको। वेल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो सामान्य जनता से ज़्यादा पैसे खर्च करता है और गेम्स पर जो बैलेंस आउट करता है नॉन परचेजर्स को। ये वेल्स कम मात्रा में होते हैं मगर इनका जो मोटा प्रॉफिट है वो कंपनी को दे जाते हैं। इस मॉडल का यूज़ दोस्तों हमारे पास BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, फोर्टनाइट, क्लैश ऑफ क्लैंस, जेंशिन इम्पैक्ट और लीग ऑफ लेजेंड्स और कैंडी क्रश, टेम्पल रन, बहुत सारे जो गेम्स हैं दोस्तों इसका यूज़ करते ही हैं। इस मेथड का एडवांटेज ये होता है कि गेम फ्री होने के कारण जो मैसिव जनता है, जो फ्री जनता है, जो खेलना चाहती है, वो जो ट्राई करना चाहती है वो इंटर कर जाती है। दोस्तों में कोई प्राइस फिक्सेशन तो होता नहीं है प्रीमियम मॉडल की तरह, तो आप इन गेम परचेसेस यूजर से कितने भी ज़्यादा करवा सकते हो। इवेंचुअली जो फ्री कंज्यूमर होता है वो पेड कंज्यूमर बन जाता है। दोस्तों इस मॉडल के चलते फ्री फायर जो कि Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में खेल रहा था, जहाँ पर लोग पास पैसा नहीं होता स्पेंड करने के लिए, वहाँ से भी एक मोटर रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा था।
इस मॉडल में प्लेयर्स को जनरली मंथली या फिर ईयरली पे करना होता है गेम्स को, जिससे वो गेम्स को एक्सेस कर सके और उससे एक्सक्लूसिव गेम कंटेंट होता है या सर्विसेज होते हैं उसको एक्सेस कर सके। इस मॉडल में प्लेयर को और डेवलपर दोनों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। प्लेयर के पास एक तो वैरायटी ऑफ गेम्स आज खेलने को मिल जाती है, साथ ही साथ डेवलपर्स नए नए जो अपडेट है वो पुश कर पाते हैं गेम के अंदर, ताकि गेम काफी रिफ्रेशिंग बना रहे। क्लैश ऑफ क्लैंस क्लैश रॉयल में गोल्ड पास दिया जाता है सब्सक्रिप्शन मॉडल पर, जिसमें सब जो सब्सक्राइबर होता है वो फास्टर प्रोग्रेस कर पाता है, एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक चीज़ें भी मिलती हैं। हल्के गेम्स होते हैं जिनकी MBs में होती है जनरली, उनमें दोस्तों यूज़ किया जाता है। और ये फ्री टू प्ले मोबाइल गेम्स होते हैं। और दोस्तों ये मोबाइल गेम्स के साथ साथ जनरल ऐप्स होते हैं, उनमें भी ये मॉडल यूज़ किया जाता है। इस मेथड में एडवर्टाइजमेंट कंपनी इस गेम कंपनीज को उनके गेम में अलग अलग तरह से ऐड लगाने के लिए पैसे देती है और इस तरह गेम कंपनी डायरेक्टली इनकम बनाती है। एडवर्टाइजमेंट दिखाने के कई तरीके होते हैं, मगर पिक्चर एड से ज़्यादा बेटर CTR जो वीडियो गेम कंपनीज को मिलता है वो वीडियो एड से मिलता है। इसीलिए कंपनी ज़्यादातर वीडियो एड्स प्रेफर करती हैं, जिसमें एक स्पेसिफिक रीजन, टाइम और प्लेयर डेमोग्राफिक के आधार पर उसको ऐड दिखाया जाता है। कई गेम्स होते हैं जैसे कि लूडो, कैरम, बबल शूटर, एंग्री बर्ड, कैंडी क्रश जैसे गेम्स, जिनमें दोस्तों आपको लाइक्स बढ़ाने के लिए गेम के बीच में एक वीडियो ऐड आता है जो कि 5 सेकंड का होता है, जिसको 5 सेकंड बाद स्किप कर सकते हो। दोस्तों दुनिया का सबसे पहला जो इन गेम ऐड है वो 1980s में डाला गया था। दोस्तों ये एक स्टैटिक ऐड था जो कि गेम में डाला गया था बिलबोर्ड पोस्टर और बैनर्स के रूप में। 1992 में चुपा चुप कंपनी ने अपने लॉलीपॉप को जूल निंजा ऑफ एंथ डायमेंशन की जो गेम है उसके बैकग्राउंड में डाला था और ये एक प्रमोशन जैसा था उनके लिए। 1994 में एडिडास और पैनासोनिक ने फीफा इंटरनेशनल सॉकर गेम में अपने जो ब्रांड है उसको फीचर करवाया था। और दोस्तों तीसरा तरीका होता है जिसमें गेम एडवर्टाइजिंग यानी कि जो गेम ब्रांड्स हैं वो खुद अपने गेम बनाते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स को या उनकी सर्विसेज को सेंटर में रख करके वो गेम बनाया जाए। जैसे रेड बुल की गेम आती थी बाइक अनचेंड, बर्गर किंग की आती है स्नैक किंग गेम, फोर्जा होराइजन 4 में अब रियल लाइफ जो कार ब्रांड्स होते हैं जैसे कि फोर्ड, डॉज और ऑडी, इनको आप चुन सकते हो। रियल वर्ल्ड एडवर्टाइजिंग में है ये। मोबाइल में जो इन गेम एड सेल्स हैं दोस्तों अब 177.4 बिलियन डॉलर्स की जो सेल है उन पर जा चुकी है। ये जो मेथड है वो अपने आप में बताती है कि कितना सक्सेसफुल मॉडल है ये। गेमिंग कंपनीज टूर्नामेंट और मर्चेंडाइज से भी पैसे कमाती है, भले ही थोड़ा लेकिन कमाती ज़रूर है। कंपनीज टूर्नामेंट का आयोजन करती है जिसमें अलग अलग जगह से टीम्स और खिलाड़ी आते हैं और प्रदर्शन करते हैं। जितना ज़्यादा पॉपुलर ये खेल होगा उतना ज़्यादा पॉपुलर वो खिलाड़ी भी होंगे। टूर्नामेंट को स्पॉन्सर्स, टिकट सेल्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऐसे आते हैं और ये प्रमुख कमाई भी होती है ई स्पोर्ट्स में। दोस्तों लोग मर्चेंडाइज खरीदते हैं अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने के लिए और ये एक अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बन जाता है। दोस्तों अपने ऑनलाइन स्टोर से ही एक्शन फिगर्स, माउस पैड्स, पोस्टर, सिम्बल्स एक्सेट्रा जैसे कलेक्टेबल आइटम्स को भी कंपनी सेल करती हैं। गेम्स में कई तरह के साइकोलॉजिकल जो टैक्टिक्स है उनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि वो ह्यूमन बिहेवियर के आधार पर मोटिवेशंस क्या होते हैं, ऐसे कई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका यूज़ करके एक इन्फ्लुएंशियल और एंगेजिंग गेम बनाया जाता है जिससे लोग एंजॉय कर पाएँ। गेम डेवलपर और डिज़ाइनर साइकोलॉजिकल टिप्स ट्रिक्स का उपयोग करके प्लेयर को कैसे बनाए रखें और बार बार लौटने पर मजबूर हो जाए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे कोई प्लेयर लॉन्ग टर्म यूज़र बने और मनी स्पेंड भी करे इन गेम परचेजेस में। अल्टीमेटली कंपनी को फ़ायदा मिले। दोस्तों ये सबसे बेसिक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो कि गेमिंग कंपनीज यूज़ करती हैं। वो है दोस्तों ब्रेन का रिवॉर्ड पाथवे होता है जो कि डोपामिन के द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है। डोपामिन एक केमिकल होता है जब हम कुछ भी अचीव करते हैं, जैसे कि 1 घंटा जिम कर लिया, कसरत किया, बुक पढ़ लिया, एग्जाम में नंबर बढ़िया आ गए या क्रिकेट फुटबॉल में मैच जीत गए। दोस्तों ये जो केमिकल है वो रिलीज होता है और हमें काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं और सेटिस्फाई भी हमें लगता है। दोस्तों सेम न्यूरोट्रांसमीटर को गेम्स में एक्टिव किया जाता है। जैसे ही हम गेम्स में एंटर करते हैं तुरंत एक नया रिवॉर्ड हमें पेश किया जाता है जो या तो लेवल अप होगा या फिर वीकली रिवॉर्ड होगा। अलग अलग तरह के पॉइंट्स होते हैं जो मिलते हैं और ये हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें देते हैं। जैसे ही आपने गेम खेला या इंगेज किया फिर दोस्तों एक जो रिवॉर्ड होता है ब्रेन में वो ट्रिगर करता है और वो जो ट्रिगर होता है वो अचीवमेंट का सिग्नल देता है कि हमने एक अचीवमेंट हासिल की है। गेम में लेवल ऑफ प्रोग्रेस सिस्टम होते हैं जो कि काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। गेम खेलने के बाद जो लेवल्स ऑफ प्रोग्रेस सिस्टम होते हैं ना वो गेम खेलने के बाद अनलॉक होते जाते हैं। हमारे ब्रेन में सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी पैदा करता है जो कि बार बार यूजर को गेम पाने पर मजबूर करता है। ब्रेन में डोपामिन रिलीज हुआ और मैच के दौरान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर किया तो उसका भी एक अलग रिवॉर्ड मिलता है लोगों को और वो जो रिवॉर्ड मिलता है वो अचीवमेंट लिस्ट पर चला जाता है। तो ये जो अचीवमेंट होती है ना वो अपने आप में आपको गेम खेलने पर और मजबूर करता है क्योंकि आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोग्रेस दिख रहा होता है। गेम में जब नया कुछ अपडेट आता है तो नए क्रेट्स और बॉक्सेस ओपन करने होते हैं या फिर कोई नई चीज़ें हमें खुलती हैं जो कि रैंडम रिवॉर्ड्स होती हैं, उससे भी लोगों को वापस आने पर मजबूर करती हैं और बहुत सारा अलग अलग तरह का जो रिवॉर्ड है वो फिट किया जाता है गेम्स में ताकि यूज़र बार बार लौट के आए।
दोस्तों जितने भी मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं ना, जैसे BGMI, COD मोबाइल, रेसिंग गेम्स, माइनक्राफ्ट, बहुत सारे जितने भी गेम्स होते हैं उसमें प्लेयर आपस में कम्पीट करते हैं और लीडर बोर्ड में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये जो लीडर बोर्ड वाले हैं वो सोशल कंपैरिजन की भावना भी आती है। और दोस्तों इस सोशल कंपैरिजन के कारण प्लेयर मोटिवेट हो जाता है अपना स्किल सेट उस गेम में डेवलप करने का, और जो स्टेटस है न्यू प्लेयर से प्रो प्लेयर वाला वो उस पर जाने के लिए वो कड़ी मेहनत करता है। और ये दोस्तों काफ़ी इफेक्टिव मेथड है प्लेयर को गेम में रिटेन करने और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए। इस सोशल कंपैरिजन में अचीवमेंट का काफ़ी बड़ा रोल होता है। गेम में प्लेयर को मास्टरी अचीव करने के लिए डिफिकल्ट टास्क करना और जीतना होता है। जैसे इससे अचीवमेंट मिलते हैं बैज के रूप में, आप शो ऑफ भी कर सकते हो, और एक तरह का वैलिडेशन होता है उनके हार्ड वर्क और स्किल सेट का। दोस्तों हम सभी वीकेंड पर हफ्ते भर की स्ट्रेसिंग मोनोटोनियस मेहनत करने के बाद असली दुनिया और एक सच्चाई से एक स्केप खोजते रहते हैं, जो हमें मूवीज़, मॉल, फॉरेस्ट या फिर उसी तरह की चीज़ों में देखने को मिलती है। इनमें दोस्तों गेम भी हमें एक टेम्प्रेरी स्केप प्रोवाइड करते हैं जहां हम रिलैक्स कर पाएँ, एक्साइटमेंट, थ्रिल और एंटरटेनमेंट ले पाएँ। दोस्तों किसी को माइनक्राफ्ट में अपना घर बनाना पसंद होता है, किसी को क्लैश ऑफ क्लैंस में अपना गाँव बनाना पसंद होता है जो उन्हें ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, और किसी को अपने दोस्तों के साथ रियलिस्टिक गेम्स जैसे कि गॉड ऑफ वॉर, BGMI, COD मोबाइल। लोग उस गेम की ग्राफिक स्टोरीज में ऐसे घुल मिल जाते हैं जो उन्हें दिन भर की चिक चिक से राहत दिलाता है। और ये जो दोस्तों एक बेसिक चीज़ है ना, वो गेम को डीपली रिवार्डिंग बना देती है। दोस्तों गेम में चैलेंजेस का काफ़ी बड़ा रोल होता है। गेम क्लियरली इन गेम प्रोग्रेस दिखाते तो हैं, जो किए जा रहे काम को पर्पसफुल और मीनिंगफुल बनाता तो है। लोग गेम को एंजॉय करते हैं क्योंकि इनमें नए नए जो चैलेंजेस होते हैं उसे पार करने पर प्लेयर को जो एक सेंस ऑफ कंपटीशन और ग्रोथ मिलता है, जो कि सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो भी मेन कारण बन जाता है। गेम को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि प्लेयर को फ्लो स्टेट में रखा जाए। दोस्तों फ्लो स्टेट एक कॉन्सेप्ट है जो कि साइकोलॉजिस्ट मिहेली सिक्सेंटमिहाई द्वारा दिया गया था। उनका कहना था कि फ्लो स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें जो चैलेंजेस दिए जाते हैं वो प्लेयर के उसके स्किल सेट के लेवल से परफेक्ट मैच कर पाते हैं, क्योंकि गेम अगर ज़्यादा ही आसान हो तो बोर हो जाएंगे और अगर ज़्यादा ही हार्ड हो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इसलिए गेम को ऐसा रखा जाता है कि ना तो ज़्यादा इजी है या ना ज़्यादा टफ हो। इसीलिए धीरे धीरे प्लेयर के इंप्रूवमेंट के अनुसार डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाया जाता है। इंसान एक सामाजिक जीव है और इसी सेंस ऑफ बिलोंगिंग को उन्होंने टैप किया है। मल्टीप्लेयर गेम्स में उन्हें टीम अप करना होता है, यानी अक्सर बच्चे जो इन गेम कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ अचीव किए गए स्किन्स, अचीवमेंट या अवतार से अपने अंदर एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी बनाते हैं, जो उन्हें अपने दोस्तों में कूल बनाता है। ये जो आइडेंटिटी बनती है वो उनके गेम लाइफ और रियल लाइफ के एक सीधा प्रभाव डालता है, जो उनके बिहेवियर को भी चेंज कर देता है। सो इसका एक फ़ायदा डायरेक्टली ये मिलता है कि दोस्तों कारण आपको एक बार बार वापस गेम पर आना पड़ता है, और कई बार आप पैसे भी खर्च कर जाओगे टू गेट सोशल रैंकिंग। फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक्टिवली यूज़ किया जाता है गेमिंग कंपनीज द्वारा। जो लिमिटेड टाइम ऑफर्स होते हैं वो गेमिंग कंपनीज लाती हैं अपने गेम्स में, जैसे टाइम लिमिटेड पर्क्स, टाइम लिमिटेड इवेंट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट। इन चीज़ों से दिमाग में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनती है और प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा समय लॉगिन करने के लिए रखती है। दोस्तों BGMI में इवेंट्स और सीजन के बीच साइकिल है, इसका बेस्ट उदाहरण है। जो कि साइकिल कंप्लीट करते हैं वो सीजन के अलावा साइकिल रिवॉर्ड्स भी पाता है, जिससे लोगों में हैबिचुअल प्ले साइकिल बना रहता है, और जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है वो उनको ट्रिगर करता है ताकि वो साइकिल कंप्लीट करें। लॉस्ट वर्जन का मतलब होता है कि लोग अपनी इन गेम प्रोग्रेस को खोना नहीं चाहते, और कुछ गेम इसी आइडिया को उपयोग करते हैं, जैसे कि सिचुएशन बनाए जाते हैं जिससे प्लेयर कुछ कीमती चीज़ें मिस कर जाए अगर वो वापस नहीं आया तो, और गेम प्ले कंटिन्यू नहीं रखा तो। जैसे डेली रिवॉर्ड्स, इवेंट स्पेशल रिवॉर्ड्स होते हैं स्पेशली BGMI में। और दोस्तों यहीं पर हमारे पास जो संक कॉस्ट फैलेसी है वो आती है। प्लेयर जिसने अपना पैसा और समय लगाया हो उस गेम में, उसे उतना ही कठिन होता है क्विट करना। प्लेयर गेम को लगातार खेलता रहता है और उसे उसमें मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि प्लेयर अपने इन्वेस्टमेंट्स को वेस्ट जाने नहीं देना चाहता, जिससे यूज़र को हुक करके रखा जाता है लॉन्गर देन एवरेज टाइम। दोस्तों ये सेम आप UPSC या फिर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करने वालों में देख सकते हो। उनके केस में प्रीशियस जो इन्वेस्टमेंट वो टाइम हो जाता है। मल्टीप्लेयर गेम्स में ज़्यादातर हमें खुद ही कस्टमाइजेबल जैसे अवतार, जेंडर, हेयर स्टाइल्स, बॉडी कलर, क्लोथ जैसे हमें खुद के दोस्तों अपने खुद के अनुसार गेम के जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें कस्टमाइज़ करने की कैपेसिटी दी जाती है। और दोस्तों इस कारण हमें गेम में एक सेंस ऑफ कनेक्शन मिलता है और गेम में इन्वेस्ट हम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। दोस्तों गेम्स में सेंस ऑफ ओनरशिप और आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए कैरेक्टर्स को नया स्किन दिए जाते हैं, साथ ही नए स्पेसिफिक आर्मर, स्किन, व्हीकल या फिर गियर्स प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू रैंडम क्रेट ओपनिंग। और इस तरह गेम में डीप लेवल पर कस्टमाइजेशन देखने का भी चलन है। अगर कोई लेवल या किसी स्तर पर प्लेयर अटक जाता है तो उसे फिक्स किया जाता है थ्रू फीडबैक प्लेयर स्टाइल के हिसाब से। और आजकल तो ऑनलाइन है तो दोस्तों ये चीज़ें करना काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो चुका है।
दोस्तों दुनिया भर में ई स्पोर्ट्स एक पॉपुलर स्पोर्ट बन चुका है। अभी भी ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मगर कुछ की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन दिलाने में मदद कर रही हैं, जैसे कि ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन जो कि 2019 में फाउंड किया गया था, जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ पार्टनरशिप करके इसे लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रही है। इसे किसी भी एथलेटिक गेम की तरह उसे रिकॉग्निशन मिला जाए, इस पर मेहनत कर रही है। वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स फेडरेशन जो कि ई स्पोर्ट्स की जो टॉप टीम्स हैं उनकी पार्टनरशिप में मिलकर बनी है, और ये दूसरे ग्रुप है जिसमें फैनाटिक, नेटस विंसियर, फेज क्लैन, G2 ई स्पोर्ट्स, रेनेगेड्स जैसे बड़े नाम शामिल है। इनका काम ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और एक अच्छा ई स्पोर्ट्स कल्चर बनाना है। ई स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी कमीशन दोस्तों इसे 2016 में इंग्लैंड में फॉर्म किया गया था। इस संस्था का काम है गेम में हो रही किसी प्रकार की मैच फिक्सिंग, चीटिंग, डोपिंग, कुछ भी गलत चीज़ों का पता लगाना। दोस्तों इस कमीशन ने CSGO में एक कोचिंग बग निकाला था, इसके अनुसार जिसमें कोचेस को मैप के वो भाग दिख रहे थे जो कि नॉर्मली प्लेयर्स को नहीं दिख रहे थे, जो कि नॉर्मल कोचेस को भी नहीं दिख रहे थे। इस वक्त के कई वेरिएंट घूम रहे थे, इस कारण 3 कोचेस को CSGO से बैन कर दिया गया है। रिकार्डो सेनेगेग्लिया, अलेक्जेंडर बुगाटिरेवे और निकोले पीटरसन। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन जो कि साउथ कोरिया में स्थित है, ये संस्था कई ई स्पोर्ट्स गेम पर इवेंट्स करवाती है, जैसे CSGO, टेकन 7, ई फुटबॉल और CSGO फीमेल एडिशन। दोस्तों ये वर्ल्ड लेवल पर जो इवेंट्स होते हैं वो कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा नेशनल ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो ई स्पोर्ट्स फेडरेशन कमेटी है, ब्रिटिश ई स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इंडियन ई स्पोर्ट्स एसोसिएशन जैसे बहुत सारे नेशनल कमिटीज़ भी हैं जो कि देश में ही ई स्पोर्ट्स को हैंडल करती हैं। इसी तरह चाइना, जर्मनी, रशिया, फिनलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया और ऑर्गेनाइज भी करते हैं। 2018 के एशियन गेम्स में डेमोन्स्ट्रेशन की तरह दोस्तों ई स्पोर्ट्स को डाला गया था। दोस्तों इनमें जो गेम्स थे वो थे एरिना ऑफ वेलोर, क्लैश रॉयल, हर्थस्टॉप PC वर्जन, लीग ऑफ लेजेंड PC वर्जन, प्रो इवोल्यूशन सॉकर कंसोल वर्जन, स्टारक्राफ्ट 2 PC वर्जन। इस डेमोन्स्ट्रेशन गेम को जीतने वाले टीम्स को एक्चुअल टेली में कंसिडर नहीं किया गया था उन दोनों एशियन गेम्स में, मगर 2023 में जो एशियन गेम्स हेल्ड किया गया था जिसमें बहुत सारे जो ई स्पोर्ट्स है उनको ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें साउथ कोरिया ने स्ट्रीट फाइटर 5, लीग ऑफ लेजेंड्स, फीफा ऑनलाइन 4 गोल्ड मेडल हासिल किया, और चाइना ने डोटा 2, एरिना ऑफ वेलोर, ड्रीम 3 किंगडम्स 2 और पीस कीपर एलिट जो कि PUBG का चाइनीज़ वर्जन है दोस्तों, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। एक्चुअली में ये 2 ही कंट्रीज थी जो इस पाए 2023 में। तो इस तरह ग्लोबल स्पोर्ट्स का मार्केट साइज में 2023 में $1.72 बिलियन वैल्यूड किया गया था, जो कि एक्सपेक्टेड था कि 2032 तक बढ़कर ये $9.29 बिलियन हो जाएगा। इस इवेंट में जो मोस्ट वैल्यूड ई स्पोर्ट टीम्स हैं वो है TSM जो कि नंबर 1 पर है, फिर आते हैं 100 थीव्स, टीम लिक्विड, फेज क्लैन, Cloud9, G2 ई स्पोर्ट्स और फैनाटिक, Gen.G और NRG और T1 ई स्पोर्ट्स। दुनिया में जहाँ पहले PC गेम्स खेले जाते हैं बाद में फ़ोनों पर आते हैं, भारत पहले देश वो कंट्रीज थे जिनमें पहले मोबाइल गेम्स खेला गया जो पॉपुलर हुआ, जैसे PUBG मोबाइल, और फिर धीरे धीरे ये जो PC गेम्स पर उन पर धीरे धीरे आने लग रहा है। तो 2019 में छोटे बड़े लेवल पर जो टूर्नामेंट्स थे वो होल्ड किए जाते थे, कॉलेजेस में, लोग घरों में, ऑफिस में दोस्तों लोग PUBG खेला करते थे। PUBG मोबाइल इंडिया दोस्तों उनका जो सीरीज़ का पहला टूर्नामेंट था वो खेला गया 2019 में, जिसमें पहला पोजीशन टीम सोल ने हासिल किया और उन्होंने लगभग 30 लाख का जो इनाम है वो जीता। वहीं सेकंड पोजीशन पर गॉड्स रेन नाम की टीम थी जिसने सेकंड पोजीशन है वो हासिल किया 10 लाख के प्राइस पूल के साथ। और बहुत सारे दोस्तों इवेंट्स आते गए जैसे कि BGIS, BGMS, PMCO, PMIT, PMIS। PUBG मोबाइल जो इंडिया टूर है 2019 में हेल्ड किया गया था, जिसे रिवेंज ई स्पोर्ट्स में जीता था। दूसरे स्थान पर OR ई स्पोर्ट्स थे। दोस्तों रेवेंज ई स्पोर्ट्स को 50 लाख था, यानी कि OR स्पोर्ट्स थे उनको 20 लाख रुपए प्राइस पूल में मिले। 2020 में PUBG मोबाइल इंडिया सीरीज़ को हेल्ड किया गया जो कि TSM एंटिटी द्वारा जीता गया, जो बाद में गॉड लाइक बना। दोस्तों ये जो टीम थे उसको फर्स्ट प्राइस 20 लाख रुपए मिले, और रनर अप जो था टीम फैनाटिक जिन्होंने 5 लाख रुपए जीत। गेम पर बैन लग गया था जिसमें BGMI आने के बाद नया टूर्नामेंट हेल्ड किया गया। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज 2023 वर्जन था, उसको हेल्ड किया गया, उसे ग्लैडिएटर स्पोर्ट्स द्वारा जीता गया और 75 लाख के अमाउंट के साथ बिग ब्रदर्स ई स्पोर्ट्स दूसरे स्थान पर थे, उन्हें 37,04,000 के साथ, और तीसरे स्थान पर थे टीम एक्सेस पार्क 25 लाख के साथ। ऐसे दोस्तों BGMI के मास्टर सीरीज आई 2022 में सीजन 1 को लाया गया जिसमें ग्लोबल ई स्पोर्ट्स जीता, और दूसरे स्थान पर गॉड लाइक थी। 2023 में दोस्तों सीजन 2 आया जिसमें ग्लैडिएटर्स ई स्पोर्ट्स ने फिर जीता, दूसरे स्थान पर ओरेंगुटन गेमिंग रही। 2024 में जो सीजन 3 आया उसमें टीम सोल ने जीता और टीम एंटिटी दूसरे स्थान पर रही। गेमिंग कम्युनिटी है अब उसमें धीरे धीरे सैचुरेशन पॉइंट आ रहा था जो कि हर समय किसी न किसी के पास आता ही है। अब उनको डिसाइड करना था कि आपको अब गेमिंग भी जो फुल ऑन रॉ गेमिंग करने जानी है या फिर आपको स्ट्रीमिंग करना है। और दोस्तों इस प्रोसेस के दौरान कई काट छाट भी हमें देखने को मिले। टीम सोल 8-बिट मिक्स हुई, उनके एक कंबाइंड टीम बनी SATL ई स्पोर्ट्स। दोस्तों टीम एक्सेस पार्क बनकर आई जो कि स्काउट की बनी, गॉड लाइक बनी जिसका मुख्य चेहरा जोनाथन है। भारत में ई स्पोर्ट्स का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो
$200 मिलियन तक जा चुका है और 2032 तक $919 मिलियन तक जाने की संभावना है। इसमें 18.42% का जो CAGR है यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट वो लगाया जा रहा है, यानी ये भविष्य में एक मेजर अर्निंग प्रोफेशन बन जाएगा। भारत में 2023 में लगभग 56 करोड़ 80 लाख गेमर्स रिपोर्ट किए गए। 150 करोड़ की जनता में 56 करोड़ एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। भारत में 2024 में हाई गेमिंग जो स्टार्टअप है उसने $261 मिलियन की जो फंडिंग है वो रेस की। तारा टेक्नोलॉजीज का जो ई स्पोर्ट्स आर्म है नॉडविन गेमिंग, उसने 2024 में 400 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और भारत के ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ने जो वेब ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 की घोषणा भी कर दी है, जिसमें BGMI वर्ल्ड क्रिकेट और ई फुटबॉल इन 3 खेलों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नेशनल स्पोर्ट की तरह। और इन खेलों का जो ग्रैंड फिनाले है वो 5 से 9 फरवरी के बीच में 2025 में खेला जाएगा। और इस इवेंट में वर्ल्ड वाइड प्लेयर तो आएंगे ही और साथ में कॉस्प्ले भी देखने को मिलेगा।